नमस्कार, जगह अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जिस तरह के आज राजनीतिक हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, बहुत से लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। बहुत से लोगों को उनकी पार्टियां जो है उनसे किनारा कर रही हैं। लेकिन इसी बीच एक घटनाक्रम ऐसा भी पेश आया है कि जिसने सबको हैरान भी किया और चौंकाया भी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनोहर शर्मा की, जो कि कांग्रेस को छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के साथ ही उनकी नई पार्टी में चले गए। लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे बने कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ने ही कुछ आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से बाहर किया। लेकिन उसके बावजूद कुछ दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद डॉक्टर मनोहर शर्मा के पास आए, करीब 4 साढ़े 4 घंटे तक उनके घर पर रुके और उन्हें मनाने की कोशिश हुई। इस घटनाक्रम के बाद अगले दिन के न्यूज़पेपर की जो सुर्खियां थी उसमें यही लिखा गया था कि डॉक्टर मनोहर शर्मा जो है वापस डीएपी में चले गए हैं। लेकिन कुछ जगह से बात ये भी सुनने को मिली कि डॉक्टर मनोहर शर्मा ने अभी डीएपी को दोबारा ज्वाइन नहीं किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर शर्मा। उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो घटनाक्रम पूरा बना, उसके बाद बहुत से न्यूज़पेपर हमने पढ़े, उसमें लिखा गया था कि डॉक्टर मनोहर शर्मा जो है वापस डीएपी में चले गए हैं। तो क्या आपने वापस से डीएपी को दोबारा ज्वाइन कर लिया है? देखिए अश्विनी जी, आपसे बात मेरे टेलीफोन पे भी हुई और आज ना एक इंटरव्यू आप कर रहे हैं। जाना या ना जाना ये फैसला केवल मेरे हाथ में नहीं। एक जे भी अपना दुरुस्त कहा, गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से वो स्वयं भी आए, काफ़ी देर यहाँ बैठे और उनसे सभी सीनियर नेता जो हैं, पूर्व मंत्री और पार्टी के उच्च पद पर बैठे हुए सभी लीडर्स, परिवार के सदस्य भी डे फर्स्ट से ही ये प्रयास करते रहे कि किसी गलतफहमी से जे हमारी तरफ से ये हो गया, आप पार्टी ना चुनें और आज़ाद साहब के साथ रहना है। तो मैंने डे फर्स्ट से, आपने भी मेरा इंटरव्यू किया, मैंने कहा ये मेरा फ़ैसला अकेले का नहीं है। ये हर फैसला आज तक जो मैंने लिया है, जिस दिन से मैंने पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू की थी और आज तक हर फैसला मैं लोगों के बीच बैठ के लेता हूँ। ये मेरा एक अपना तरीका रहा है। तो आज भी आज़ाद साहब आए, उनके सभी टीम आए, तो मैंने यही कहा कि मैं लोगों के बीच जाऊंगा और उनके बैठ के चर्चा करेंगे और उसके बाद ही फाइनल निर्णय होगा। मेरी इस बात को आज़ाद साहब ने भी माना। उन्होंने कहा आप भी करें और मैं भी बराबर के लोगों से बात करूंगा। जो भी हुआ, मिसकम्युनिकेशन थी, मिसकंसेप्शन थी या किसी गलतफहमी से हुआ, वो हम एडमिट करते हैं। हमें भी बड़ा दुख है और अफसोस है। आप हमारे साथ चले। तो मैंने निर्णय लेने से पहले भी कहा था, मैंने तो पार्टी छोड़ी नहीं। मैंने आज़ाद साहब को तो बड़ी वफादारी से साथ दिया। डे फर्स्ट से 2002 से लगातार उनके साथ जुड़े रहे और मैं एक अकेला ऐसा आदमी हूँ जो विधायक बनने के बाद उनके साथ जुड़ा। विधायक तो मुझे बराबर की जनता ने बनाया, तो लगातार उनका साथ दिया। हर मुश्किल समय में भी बड़े सियासी तब्दीलियाँ हुई हैं, बम बम बोले का समय रहा, उस वक्त भी हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मजबूती से खड़े रहे। जब उनकी सरकार गिरी तब भी हम उनके साथ खड़े रहे, हमने तभी साथ। जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनना था तब भी हम उनके साथ खड़े रहे। जब 2008 में कोलिशन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी तब भी हम उनके साथ खड़े रहे। जब पीडीपी और एनसी की पहले बनी तो हमने कांग्रेस की और पीडीपी की बनी, मैंने पीडीपी को नहीं समर्थन दिया, मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया। तो ये शुरू से मेरी भी एक सोच थी
और मैंने अपने लोगों को बैठ के उनसे मशवरा करके और उनकी राय को ही सरप्रेय समझा। और उस तरीके से जब आज़ाद साहब को दोबारा डीएपी बनाने से पहले जो उन्होंने निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी छोड़ने, तो उसमें भी मैंने एक अपनी सभा करके और लोगों को कंसल्ट किया और उनके राय के मुताबिक मैंने फैसला लिया। अब मैंने बनाया था जब से डीपी से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से बाहर हो गए तो इंडिपेंडेंट चलने का मैंने बनाया था। मैंने ये राय रखी थी लोगों से, तो लोगों ने कहा ठीक है हम इसमें बात करेंगे। तो जब चुनाव आता तो फिर पता चलता हमें क्या करते। फ़िलहाल हमें अपने साथियों के साथ लोगों के सहयोग से हम अपना एक स्वतंत्र तरीके से बराबर की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। लोगों के इशू स्टेट्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अपने विधानसभा के जो मेजर इशू हैं उन पे हम एजिटेट करके और संघर्ष करके और लोगों के रिलीफ देने का काम कर रहे थे। बीच में जो घटनाक्रम आ गया, खुद ही बार करते हैं, खुद ही आप कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ जो इसका तो फाइनल वही बता सकते हैं क्यों ऐसे हालात हुए। जो मुझे उन्होंने बताया वे गलती से हुआ, मिसकंसेप्शन थी, तो जो भी है। अब ये पूरी बात कल मैंने एक सभा रखी है अपनी विधानसभा में, मांडली 6 एकड़ पैलेस में, करीब 12 बजे के करीब मैं पहुंचूंगा वहाँ से। तो उस सभा के में डिस्कशन करेंगे और जो राय आएगी उस पर अगला रास्ता तय करेंगे। ये ठीक है, आज़ाद साहब की तरफ से, उस पार्टी की तरफ से सभी नेता ने, शायद कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया। बड़ा समय आज़ाद साहब ने 4 सवा 4 घंटे 4.5 घंटे जहाँ लगाए। और उससे पहले GM सरूरी, आश्रम गोनी और जितने भी लोग हैं कश्मीर के जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बने हैं, ये सभी लोग मेरे पास आए और घंटों समय बता के अपनी बात, और उन्होंने ये एडमिट किया। बड़ी बात मेरे लिए ये है, उन्होंने एडमिट किया वे कहीं ना कहीं हमारे से गलत फैसला हुआ है और जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और पूरा होमवर्क करके फैसला नहीं लिया। और उनको हमें पछतावा है, हम चाहते हैं आप हमारे साथ चलें। अब हमारे दिल में ठेस लगी है तो इमीडिएटली तो हमारा जाना आना जाना अच्छा नहीं लगता। और मैं उस प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूँ, रोज़ एक संगठन से दूसरे संगठन। कांग्रेस में चले तो दिल से चल रहे थे, दिलो दिमाग में ऐसा लगता था कांग्रेस और हमारी विचारधारा जो है, जो काम करने का अपना लिए लगभग एक है। कांग्रेस से भी आगे बढ़ के हम सोचने वाले लोग थे, चिंता करते थे प्रदेश की भी, देश की। तो बदकिस्मती थी जो फैसला जो हुआ है ये उन्होंने लिया है निर्णय। अब पब्लिक क्या कहती है, हो सकता है एक सभा के बाद एक सभा और करना पड़े। तो इंडिविजुअली भी मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, टेलीफोन में भी लोग मुझे कह रहे हैं। थोड़ा मेरे लिए मुश्किल समय है, इस स्थिति में मुझे फैसला लेने में थोड़ी कठिनाई तो आ रही है। डॉक्टर साहब, आज जिस प्रकार से हालात हैं, आपने साफ तो कर दिया है कि अभी आप DAP में वापस नहीं गए हैं और ये निर्णय जो है वो बिलावर की जनता करेगी कि आपको वापस जाना है या नहीं जाना है। लेकिन आज जिस प्रकार से हर एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता, हर एक राजनीतिक पार्टी का नेता सरकार के एक फैसले को लेकर आज सड़कों पर है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। फैसला ये है कि सरकार ने कहा है कि जो भी स्टेट लैंड रोशनी के तहत दी गई ज़मीनें या फिर काचराई ज़मीनें, इन ज़मीनों को 31 जनवरी तक जिन भी लोगों ने इन पर कब्जा किया हुआ है, इन्हें वापस लेने का एक आदेश निकल चुका है। और उस आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर इस पर कोई किसी प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको भी डिमोलिश करके ज़मीन को वापस लिया जाए। बात तो ये भी है कि बहुत से राजनीतिक नेताओं के नाम भी इन ज़मीनों में अतिक्रमण करने को लेकर सामने आ रहे हैं। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आम जनता के प्रति क्या ये जो निर्णय सरकार द्वारा निकाला गया है कि इन ज़मीनों को वापस लिया जाए, क्या आप मानते हैं कि सही है या गलत है? देखिए, ये जो स्टेट लैंड का अपना इशू है पिछले 3-4 वर्ष से चल रहा है। 3 वर्ष पहले इशू को बड़ी तेज़ी से सरकार ने टेकअप किया और बड़ी एजिटेशन हुई है। मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूँ, विशेष तौर हीरानगर, कठुआ,
सांबा ये बॉर्डर बेल्ट में लगभग जितने किसान हैं वो मेजॉरिटी जो लैंड है उनके पास स्टेट लैंड है, तो उनका गुजारा जो है खेती बाड़ी के अलावा भी रोजी रोटी सारी उस पर चलती है। तो पिछले लगभग 100 वर्ष से वो 70 से ज़्यादा 47 के बाद वो उस ज़मीन में कल्टीवेशन कर रहे हैं और पीसफुल पोजेशन है। कभी इन 70 ईयर में सरकार की तरफ से या किसी कोर्ट ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। वो खेती बाड़ी करने के बाद फसल भी उगा रहे हैं और देश को अन्न भी दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी वो लोग देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज ये अचानक ये सरकार जब आती है तो किसी न किसी तरीके से कोई कोर्ट का बहाना लेके और कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकाल के ये लोगों पे नाम डिस्टर्ब करने का प्रयास कर दिया, जिसको मैं ये कहता हूँ ये अन्याय होगा। बात ये नहीं है, इसको दो प्रकार से मैं देखता हूँ। एक देखता हूँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वही स्मॉल होल्डिंग है, 5-10 मरले ज़मीन है, उसमें अपना मकान बनाया हुआ है, उसमें ही अपना आशियाना बना के पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं उनके परिवार। एक वो है। कुछ ऐसे लोग हैं पिछले 47 से लेके लगातार सरकार की मर्ज़ी से, सरकार ने उनको अलाटमेंट की है, सरकार ने ज़मीन वो कल्टीवेशन के लिए दी है और अपने परिवार भी पाल रहे हैं और उसके बाद देश की अन्न भंडार में अन्न भी पैदा करके दे रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन है। वो जगह खाली करके आप खाली रखोगे जंगल बन जाएंगे। बॉर्डर की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी लैंड लोगों के पास रहनी चाहिए कि काम से बॉर्डर में जंगल नहीं तब्दील हो। जो जीरो लाइन के पास लोग पिछले मैं कई गाँव का आपको बताया था, एक पानसर मनियारी गाँव है, 97% के करीब लैंड जो है स्टेट लैंड है और वो जिम्मेदार कर रहे हैं। वो लोग पिछले 2-3 पीढ़ियों से उस ज़मीन को जोत रहे हैं और फसल लगा के और गुजारा कर रहे हैं। तो आज उनको आप डिस्टर्ब करोगे, बाहर निकालोगे तो ये अन्याय होगा। अच्छा, वो आदमी है जिसके पास 5, 7 और 8 मरले 10 मरले हैं, उसने अपना आशियाना वहाँ बनाया है, जीवन भर की कुंजी उसमें लगाई है, आप बुलडोजर लगा के तोड़ के फेंक दोगे, ये अन्याय है। सरकार को ये चीज़ें देखनी होगी। जहाँ तक कुछ बात अपने नेताओं की बात की है और कहीं ना इलीगल ना इनक्रोचमेंट है, तो ये सरकार भी तो 8 साल से बैठी है, पिछली सरकारों को भी एक्ट करना चाहिए। ये सरकार भी 8-9 साल से बैठी है, ये क्यों करती आ रही है? वो से नेता जो रूलिंग पार्टी से भी हैं, रूलिंग पार्टी के भी नेता हैं, बजाय वहाँ बुलडोजर लगाने से पहले वो अपने कार्यकर्ताओं को नेताओं को कहें खुद ही स्वयं खाली कर दें। अभी भी कई स्ट्रक्चर बड़ा चर्चा में रहे हैं। कुछ लोग ऐसे मंत्री हैं जो पिछली बीजेपी पीडीपी सरकार में है, तो उन्होंने भी लीगल कंस्ट्रक्शन करके और वो किया है। उन उस लैंड का भी देखो अब क्या स्टेटस था। तो ये बहुत सी बातें हैं चर्चा। इसलिए मैं ये कहता हूँ बीजेपी और इस रूलिंग पार्टी से दुर्भाग्य ये है, एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्डर पास करती है और बीजेपी के जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं वो एक बात करते हैं, खुद ही इशू क्रिएट करते हैं, खुद ही इशू पे बात करते हैं। ये बीजेपी को पहले क्लियर करना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की समूची लीडरशिप से, चाहे केंद्र में बैठी है चाहे जम्मू कश्मीर में, उनसे मेरा आग्रह रहेगा, आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना शोषण मत कीजिए। इन लोगों को ये प्रयोगशाला नहीं है, ये लैब नहीं बनी है। आया रोज़ एक आर्ट निकाल के आप डंडे मार के लोगों को बेदखल कर दोगे, फिर आप समझोगे हम चुप बैठेंगे? कभी नहीं। मैंने एक 10 तारीख को, आज 10 जनवरी को एक बड़ा विशाल जुलूस बिलावर में हमने स्ट्रगल की थी। 2-3 मेजर इशू हमने उठाए थे। एक बिजली का कट था, 12-14 घंटे था, ऑफिशियली इन्होंने 8 और रखा था और ऐसे 12-15 घंटे जा रहा था। तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, हालांकि पूरा कंप्लीट नहीं, इम्प्रूवमेंट हुई है। ऑफिशियली ऑर्डर ने विड्रॉ कर लिया और कम से कम वो पावर लोगों को मिल रही है। एक दूसरा हमने कहा है ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और हैंडीकैप, उसमें भी काफ़ी जो चीज़ें हमने उठाई थी उसमें गवर्नमेंट ने मानना है।
मैं धन्यवाद करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का। और इनको थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, हमारे बोलने से, चीख उपकार करने से, नारा मुर्दाबाद जिंदाबाद करने से, और इनको आदत है, हैबिट हो गई है, मुर्दाबाद जिंदाबाद ही करें। लोग सड़कों पर ही देखें, इनको गलियों में देखें, रोड्स पे लोगों को देखना चाहते हैं। धरने मुजाहरों से ये खुश रहते हैं। इससे तरक्की होगी, देश मजबूत होगा। तो चलो हम करते हैं, फिर वही करेंगे। तो तीसरा इशू मैंने स्टेट लैंड का भी वहाँ उठाया था। तो मैंने अपने लोगों को कहा है, देश की प्रदेश की, आप इस मुश्किल टाइम में हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मेरी टीम, हम खड़े रहेंगे, संघर्ष करेंगे। मगर मैं ये कहता हूँ बीजेपी पहले ही फैसला कर ले कि जो ऑर्डर सरकार कर रही है, सरकार भी इनकी है, एलजी को प्रदेश के नहीं है। तो इन्होंने किसी भी इस एक तो न्याय जम्मू कश्मीर के लोगों से जो है 5 साल से आपने बैकडोर से सरकार चला रहे हो, पगे गवर्नर और एलजी बैठा के आप करते हो, और सारा गलत काम उनसे कराते हो। फिर शोर डाल के आप कहते हो भाई एलजी नहीं है, इसको बदल दो चोर। जहाँ एलजी साहब कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं तो उद्घाटन आप करते हो, फीते काटने आप आ जाते हो भाई, तो आप कहते हो बहुत अच्छा बाबा। तो जब एंटी पीपल कोई ऑर्डर होता है तो उसमें शोर आप करते हो। तो ये केंद्र में बैठी हुई जो लीडरशिप है, माननीय प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब से भी मेरे निवेदन है भाई आप क्या करना चाहते हो? आप देश को, प्रदेश को कौन सी तरफ लेके जा रहे हो? ये सियासत है। और आपकी सियासत ये है, आप इस प्रकार से समझते हो देश मजबूत होगा, देशभक्ति मजबूत होगी, जम्मू कश्मीर देश का के साथ निधि का आएगा। तो ये आपकी गलतफहमी है, नफरतें बढ़ रहे हो, दूर कर रहे हो जम्मू कश्मीर को। हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि देश और जम्मू कश्मीर एक अभिन्न अंग है देश का, ये और मजबूती से जुड़े, और जहाँ लोग महसूस करें कि ये देश हमारा है और इसके लिए मरना मिटना है, और देश की हुकूमत हो, देश के बाकी लोग समझे जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। अरे जहाँ कोई चोट लगती है, दर्द होता है, तो उनको भी फील हो। देश को कहीं ठेस पहुँच दिया तो हमें दर्द झलकना चाहिए मेरे दिल में, मगर ऐसा नहीं है। राजनीति करके, शब्दों के हेर फेर से, बनावटी शब्द इस्तेमाल करके बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय और दुर्व्यवहार करना चाहती है, उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीति में हम रहें ना रहें, हम गवर्नमेंट में बने ना बने, कोई मैनी नहीं करता डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा के लिए, मगर लोगों को जलील होते नहीं देख सकते, लोगों पे जुल्म होते कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी होगी, देने के लिए तैयार है, जेल में भी जाने के लिए तैयार है, मगर ये ऐसे एंटी पीपल एक्ट को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे रूल्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जहाँ के लोगों की ज़मीनें, जहाँ लोगों की रोटी रोजी छीन के और अपने चंद कुंजीपति दोस्तों को माला माल करना चाहते हैं, ये जम्मू कश्मीर की जनता जुआ देख रहा है। हम अंधे नहीं हैं, हमारी आंखें अंधी नहीं हैं, देखती हैं, और दिल ही समझता है जम्मू कश्मीर की सियासत को और आपकी पॉलिसीज़ को हम समझते हैं। सिर्फ खाली मैं कहता हूँ, पिछले दिनों में ये बड़ा दुख भी हो रहा, अफसोस भी हो रहा था, बीजेपी के लीडर एलजी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती जब फीते काटते हो? मैं तो समझता हूँ पहले गवर्नमेंट बनाई है, किसी गवर्नर को नहीं चलने देते हो, खुद डिक्टेशन देते हैं, आप प्रॉब्लम क्रिएट करो, लोगों को डंडे मारो, बाहर का रास्ता दिखाओ, फिर संघर्ष करके वोट लें। ऐसी राजनीति होती है, ये चीटिंग नहीं चलेगी, ये पॉलिटिकल चीटिंग है, धोखा है रियासत जम्मू कश्मीर के, और ये अन्याय है। इस अन्याय को जम्मू कश्मीर के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोगरा जो कौम है बड़ी बहादुर भी है, दलेर भी है, और मरने मिटने और त्याग भरा हुआ इनमें, कुर्बानी से पीछे नहीं हटती। हम समझ रहे हैं आपके डिज़ाइन को, आपकी पॉलिसीज़ को। हुकूमत में एक ऑर्डर पास करा के और संघर्ष करके लोगों को लाठियां मार के और करके फिर वोट हासिल करे, बजाय रोज़गार की जो चिंता, बेरोज़गार नौजवान रोड्स में है, गलियों में बैठा है, धरने, डेली बेजर आया रोज़ पीड़ित है और दर्द में है, रिटायर हो गए डेली बेजर, उनकी
सर्विस रेगुलर नहीं हुई, 60 महीने से सैलरी उनको नहीं मिली, उनके बच्चों को और उनके बच्चों की तालीम और रोटी रोजी कैसे चल रही होगी, कभी जानने का प्रयास किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, रूलिंग पार्टी ने कभी जानने का प्रयास किया? आप उन मुद्दों पे बात चर्चा करवाना चाहते हो जिनसे लोगों का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। रोजगारी पे चर्चा करो, महंगाई पे चर्चा करो, रोजगार देने में चर्चा करो, डेली वेज रेगुलराइजेशन में चर्चा करो। आप पीसफुल 80 साल से लोग बैठे हुए हैं लैंड में, कल्टीवेशन कर रहे हैं, अपना आशियाना बना के उनको तोड़ फोड़ करके डंडे मार के बाहर निकालोगे, फिर आप कहोगे भारत मजबूत होगा, तो फिर उनसे कहोगे वे भारत माता की जय गाएंगे। भारत माता की जय हमारे दिलो दिमाग में, हमारे DNA में है। जम्मू कश्मीर का डोगरा बहादुर रहा है, हिंदुस्तान की आज़ादी से लेके, जंग आज़ादी से लेके खून का बलिदान दिया है। इस मिलिटेंसी में लोगों ने अपने प्राणों की ओती दी है। जितने भी पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार्स हुई हैं, 47 में आप देखें हमारे बुजुर्गों ने, 62 में चाइना की वार है, आपके 65 में, 71 में करगिल वार में, और मिलिटेंसी एक प्रॉक्सी वार में जम्मू के लोगों ने, डोगरों ने सबसे बड़ा बलिदान दिया, अपने प्राणों को ओती दी है। ये जानते हैं देश की सीमाओं की रक्षा करना है। आप इन चीज़ों पे फोकस करिए, रोजगार पे फोकस करिए, महंगाई पे फोकस करिए, भ्रष्टाचार देखिए, माइनिंग माफिया देखिए, इन चीज़ों पे काम कीजिए करिए, तब हम आपको कहेंगे आप जम्मू कश्मीर का कुछ करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जो है स्टेट लैंड के मामले पर अपनी बात रखी और साथ ही भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि LG प्रशासन जो कर रहा है वो भाजपा के कहने पर कर रहा है, और भाजपा जब हालात बिगड़ते हैं तो उसका दोष जो है वो LG प्रशासन पर झाड़ देती है, जबकि करवाने वाली और करने वाली भाजपा ही है। लेकिन जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक इस सब चीज़ को समझता है और देख भी रहा है। लोगों को उनके जड़ों से उखाड़ कर उन्हें फिर भारत के साथ जोड़ने का जो प्रयास है बीजेपी का, ये कभी सफल नहीं होगा, जबकि जो लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं उनको और मजबूत करना चाहिए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।